Hi guys, this is Shyam Maurya and I'm going to tell you daily vocabulary from editorial of The Hindu. Today's date is 29 December 2022. मैं आपको बता दूं कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच जानना चाहते हैं, वो मात्र है मेरे अकॉर्डिंग द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना। अब पूछिए क्यों है ये? क्योंकि अब जब नोटिफिकेशन आया था CGL का, उसमें स्पष्ट दे दिया था कि वो आर्टिकल देंगे। ठीक है, आर्टिकल से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा जो न्यूज़पेपर से आता है। अब इतना स्पष्ट कर दिया है तो अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है और इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो सकता है, उस पर RC होगा वो, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डेली द हिंदू को डेली पढ़िए। ठीक है, मैं डेली पढ़ाता हूँ, बस आपको करना क्या है, यहाँ आइए उसे पढ़िए। साथ ही साथ आपको करना क्या है, इसकी अब PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, वहाँ जाइए और इसकी PDF लीजिए। साथ ही साथ आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। वो कैसे? एक लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और अपने एक फ्रेंड को, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा कीजिए, एक फ्रेंड को ज़्यादा हो पाए तो बेटर है, और जो नए हैं शेयर कर दो, और जो नए हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इतने काम कर दें और मैं आपको डेफिनेटली वही चीज़ सिखाने वाला हूँ जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो और इसके साथ साथ मैं क्या कराऊँगा, देखिए मैंने एरर सीरीज भी स्टार्ट की है। ठीक है, चल रहा है, और ये जो क्वेश्चंस हैं लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखिए आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और ये कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा मैं इसे। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को आंसर एग्जैक्टली नहीं मालूम पड़ता है, तो आप मुझे मैसेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, वो इसलिए प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये था अब तक के स्पीच, फालतू की बातें। अब मैं चलता हूँ सीधे बुकैप पर। ठीक है, बुकैप से पहले मैं बता देता हूँ हमारा एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल है टर्निंग टाइड। ठीक है, टर्निंग का मतलब होता है चीज में चेंज आना। ठीक है, और टाइड, टर्निंग टाइड पूरा चेंज आना होता है, और टाइड का मतलब वैसे तो इसका लहर और प्रवाह, ज्वार भाटा जिसको हम बोलते हैं ज्वार, ये सारे सेंस टाइड के होते हैं। मतलब पूरा फ्रेज है, और पूरी फ्रेज का मतलब होता है किसी भी चीज में बदलाव आना। ठीक है, जिससे कि आपके फेवरेबल हो जाए वो आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया टर्निंग टाइड का मीनिंग। इसका अगर सब टाइटल की बात करूँ, स्लाइडिंग का मतलब होता है चेंज होना होता है, यानी कि अस्थिर, ग्लोबल। ठीक है, दुनिया भर की डिमांड जो है वो अस्थिर है, वो हमेशा कैसी होती रहती है, स्लाइडिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, एज, अगर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही है, तो वाई देखिए वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है कि स्लाइडिंग डिमांड जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इससे क्या होता है, हर्ट होता है, यानी हर्टिंग हो रही है, चोट लग रही है। किसको? मैन्युफैक्चरिंग, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते, निर्माण करते किसी चीज़ का, यानी गुड्स का। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी, कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश को भेजते हैं, वो उसमें डिमांड में बदलाव आने से उसमें हर्ट होता रहता है। क्या होता रहता है? हर्ट, यानी कि वो नुकसानदायक होती है, डिमांड का बदलाव होना, कभी गिरना। ठीक है, बढ़ना तो हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। डिमांड अगर बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, पैसा हम ज़्यादा कमाएंगे। तो ये है आपका सब टाइटल। आई होप सो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी मैं पूरा एडिटोरियल पढ़ाने से पहले बुकैप के साथ चलता हूँ, ताकि आप एडिटोरियल को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, फर्स्ट बुकैप जो है आपकी वो है टर्निंग टाइड। अभी जैसे मैंने बताया एडिटोरियल का टाइटल था टू चेंज अ सिचुएशन स्पेशली सो डैट, ताकि यू बिगिन टू विन। ठीक है, ताकि आप जीतने लगें इंस्टेड ऑफ लूजिंग। अगर किसी चीज़ को आप हार रहे हैं और कुछ ऐसा करें, सिचुएशन बदल जाए जिससे कि आप जीतने लगें, इसी सिचुएशन को हम एक फ्रेज देते हैं जिसका नाम है टर्निंग टाइड। क्लियर हो गया? रिबाउंड का मतलब होता है टकरा कर लौटना, यानी कि रैली, बाउंस, रिकॉयल, रिजाइल। ठीक है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है उल्लेखीय ढंग से या सार्थकता से। इन एन इम्पॉर्टेंट वे, एक ऐसा वे जो इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट है मर्चेंडाइज का व्यापारिक वस्तु बेचना, व्यापार करना, एंगेज इन ट्रेड।
ठीक है, किसी भी बिजनेस में क्या होना, शामिल होना। नेक्स्ट है बूम। बूम का मतलब होता है अचानक या फिर अचानक तेजी, ठीक है, ये पूरा एक ही वर्ड है। और है रॉयर का मतलब थोड़ा उपद्रव मचाना यानी शोर मचाना। थंडर का मतलब गड़गड़ाहट होना यानी शोर से, सेंस से। तो बूम का मतलब अचानक से कुछ हो जाना, तेजी आना, उसे हम बोलते हैं बूम। ट्रिगर का मतलब शुरू करना। इंडक्शन, इनिशिएशन, ये दोनों ही सिनोनिम है, ठीक है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, इसको श्राइवल बोलते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों ही सिनोनिम है। ऑनसेट बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रारंभ या आक्रमण, प्रारंभ के ज़्यादा सेंस में आता है। ऑनरस या ऑन कमिंग, ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिसेशन का मतलब सुस्ती या आर्थिक मंदी, रिसीडिंग जिसको हम बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ में कमी आना। रैकन का मतलब अनुमान, गिनती करना, एक्सपेक्ट करना, गैस करना, ओपाइन करना, ये सब के सब क्या है, सिनोनिम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डन। रिमिटेंस का मतलब भेजी हुई रकम, भेजा हुआ है, भेजी हुई, ठीक है। ए पेमेंट ऑफ मनी सेंड टू अ पर्सन, एक पर्सन को भेजना, इन अनदर प्लेस, दूसरी जगह भेजना है, उसे रिमिटेंस बोलते हैं। रिमिटेंस क्षतिपूर्ति के सेंस में भी आ जाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, सीमित करना। कन्फाइन, लिमिट, थ्रॉटल, ये थ्रॉटल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रखना जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इस बात का प्रूफ ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, किरण की बुक ले लीजिए, ठीक है, और वो उठा के देखिए, सिनोनिम हो, एंटीनिम हो, वहाँ पे ये सारे वर्ड जो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो मिलेंगे कहीं ना कहीं। वनरेबिलिटी का मतलब होता है नाजुकपन, कोमलता, या ससेप्टिबिलिटी टू इंजरी, यानी कि ससेप्टिबिलिटी संभावना, टू इंजरी यानी चोट लगने की, या ठीक है घातक सिद्ध होने के लिए वो संभावना ज़्यादा होती है, उसी को हम वनरेबिलिटी बोलते हैं। ग्लूम का मतलब निराशा करना, अंधकार करना, ठीक है, या सॉम्ब्रेंस या ग्लूमनेस, ये वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रैप का मतलब निकाल देना, ट्रैश या जंक, ठीक है, जंक फाइल होती है, ट्रैश फाइल होती है, तो मतलब बेकार सी होती है, उसे निकाल देते हैं हम कंप्यूटर से, ठीक है। तो स्क्रैप का मतलब बेकार वाला, जिसको हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेफ्टली का मतलब चतुराई से या स्किलफुल इन अ क्लेवर मैनर, ठीक है। दूसरा डेफ्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये आया हुआ है। टर्मोइल का मतलब हलचल, कसाकसी, या ट्यूमल्ट, या अपहीवल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाई का मतलब कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जब हम डेटा आता है हमारे पास, इस तरह पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला नहीं है पाई चार्ट, ये वाला है सही, ठीक है, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कौन सा पाई चार्ट है। हाँ ठीक है, यही वाला है, कन्फर्म एकदम, ठीक है। ये हाइलाइटर, समथिंग रॉन्ग इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, ये मैंने इस पर कलर कर दिया, ये पाई चार्ट कहलाता है। ब्रिंग स्टॉर्म का मतलब तूफान, एक, ठीक है, तूफान, देयर इज गोइंग टू बी स्टॉर्म, यानी कि एक तूफान आना, एक फ्रीज है, ये क्या है, या आप ईडीएम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये होगी हमारी बुक ऐप, ठीक है, इसकी पीडीएफ जरूर ले लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्विज वगैरह का बेनिफिट, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है, कुछ डिफरेंट। दूसरा, अब चलते हैं हम एरर सीरीज पे, इसे मैं कर देता हूँ रब, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरर सीरीज का, मैन आर वांटेड, ठीक है, मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी, आदमी चाहिए किसके लिए, आर्मी के लिए, एंड द नेवी के लिए, एंड द एयरफोर्स के लिए, हमें व्यक्ति चाहिए। अच्छा, इसमें अब बताइए एरर कौन सा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है जो मैं कराता हूँ, PYQ क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, फॉर द आर्मी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर द नेवी, फॉर द एयरफोर्स, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैन प्लूरल है तो आर आ गया। सबसे पहले आप क्या देखा करो, इसमें टेंस की एरर देखा करो, पहला मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखना है आपको कंडीशनल टेंस, मैं लिख देता हूं, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आपको देखना है नाउन, फिर देखना है प्रोनाउन,
अगर ये आपने फॉर्मेट फॉलो किया तो 99% मैं बता रहा हूं आपका एरर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे है दिक्कत वांटेड में। देखो जब भी हम वांट जो शब्द होता है वो चीज होता है किसी को क्राइम वाला, या क्राइम जो करके पर्सन जो होते हैं ना, ठीक है, उनको ढूंढना। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जैसे बोलते हैं आई वांट डैट, पुलिस वाले बोलते हैं, तो वहां पे तो वांट सही है। यहाँ पे क्या है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए हमें इंसानों की जरूरत है। क्या है, जरूरत, यही तो सेंस आ रहा है इसका। अगर जरूरत है तो जरूरत के लिए वांटेड नहीं आता है, जरूरत के लिए तो क्या आता है, रिक्वायर्ड आएगा यहाँ पे, क्योंकि पैसे में बना हुआ है तो रिक्वायर्ड आ जाएगा। डन, तो क्लियर आ गया समझ में कि एरर कहाँ है, फर्स्ट पार्ट में। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, मतलब शांत होकर के दोनों लवर जो थे वो चल रहे थे। ठीक है, लवर्स प्लूरल है, वॉक्ड पास्ट में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, एक दूसरे के अलावा शांत चल रहे थे, सेंस गलत आ रहा है ना। अब मैं बता दूं इसके लिए एक वर्ड होता है बिसाइड, यानी कि नेक्स्ट टू, यानी कि मैं हिंदी में लिख दूं बगल में, यानी पास पास। दूसरा वर्ड लिख दीजिए पास पास। दोनों लवर कैसे चल रहे थे, पास पास चल रहे थे। ध्यान देना, बिसाइड्स एस लग जाए तो इसका मतलब होता है अलावा, और एस हट जाए तो क्या होता है, बगल में, पास पास। तो एरर समझ में आ गया हमारा कौन सा है, मैं इसे रब करूं तो ये हट जाएगा फिर सही हो जाएगा, यानी बी पार्ट में क्या है आपका एरर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आज की एक्सरसाइज पूरी फिनिश हुई। अब सीधा चलते हैं हम एडिटोरियल पर। ठीक है, अब ये देखिए टर्निंग टाइड, ये यानी कि स्थिति में क्या होना, बदलाव होना, यही तो इडियम था, सिचुएशन में बदलाव होना। कैसा बदलाव, स्लाइडिंग ग्लोबल डिमांड, यानी डिमांड जो है ग्लोबल दुनिया भर की, उसमें क्या होना, बदलाव होना, अस्थिरता होना। ठीक है, इज हर्टिंग, ये क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑलरेडी, कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, और ये पहले से ही होता आ रहा है। जब जो डिमांड गिरी है किसी भी चीज की तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया अच्छे से। एक्सपोर्ट नहीं आया तो पैसा भी नहीं आया, इकोनॉमी में क्या हो गई, फिर दिक्कत आ गई। तो अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं ग्रामर के फॉर्म में कि ठीक है, क्योंकि एक एक चीज करानी है, ध्यान से समझना है। टर्निंग, ठीक है, एक नाउन हो गया, और टाइड ज्वार यानी कि ये भी नाउन है, दो नाउन है, कंपाउंड नाउन से ये जुड़ा हुआ है। टर्निंग जो होता है आईएनजी, जब भी जैसे टर्न एक वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ दूं तो ये नाउन बन जाएगा, यानी कि टर्निंग क्या बन जाएगा, ठीक है, नाउन बन गया। स्लाइडिंग एक एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है। ग्लोबल ये भी ठीक है, और डिमांड, डिमांड जो है क्या, दुनिया भर की डिमांड, ये पूरा का पूरा एक नाउन फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। कैसी डिमांड, जो अस्थिर है। एज, ठीक है, हर्टिंग जो क्या कर रही है, चोट पहुंचा रही है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है, ऑलरेडी यानी पहले से भी चोट पहुंचा रही है। सेंटेंस दोनों एकदम क्लियर हो गए। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पे, ठीक है। यहां से देखना, इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट रिबाउंडेड फ्रॉम a nearly 17% dip in October to a mild 0.6% uptick in November। यानी सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ध्यान देना। इंडिया एपोस्ट्रोफी का मतलब है ना, इंडिया का गुड्स यानी कि सामान। एक्सपोर्ट का मतलब विदेश भेजना, बाहर भेजना। रिबाउंड का मतलब दोबारा से टकरा करके आना। फ्रॉम आ नियरली से नियरली मतलब लगभग 17% डिप इन अक्टूबर। अक्टूबर में क्या हुआ कि फिर से कमी आई। टू आ माइल्ड 0.6%, ठीक है। पहले डिप हुआ, फिर अप इन द मार्क, अपटिक इन द मार्क, लेकिन हल्की सी बढ़ोतरी भी हुई। अगर अक्टूबर की बात करें नवंबर में, तो थोड़ी सी क्या हुई,
0.6% की अपटिक मतलब इंक्रीज होना इन नवंबर में थोड़ा सा क्या हुई, उसकी ग्रोथ हुई। पहले एक्सपोर्ट में क्या कमी आई, फिर क्या हुआ नवंबर में थोड़ी सी ग्रोथ हो गई। ठीक है, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स ये आपका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है रिबाउंडेड। ठीक है, फ्रॉम प्रीपोजिशन होता है आ नियरली, ये पूरे के पूरा क्या हो गया आपकी फ्रीज हो गई। ठीक है, टू अ माइल्ड 0.6 अपटेक इन नवंबर, तो क्लियर हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ रब। ठीक है, अब आगे देखिए आप, वाइल द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट रिकवर्ड टू $32 बिलियन फ्रॉम $29.8 बिलियन इन अक्टूबर, it is still significant below the $39 billion average between the April and September। सेंटेंस यहाँ फिनिश हुआ, यहाँ खत्म हुआ। देखो पूरा एडिटोरियल पढ़ा करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, पेपर में पूछा जाने वाला है इससे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं। अब ये देखिए, वाइल द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स मतलब जो वैल्यू है, कीमत है बाहर भेजने की, रिकवर्ड वो रिकवर हुई है टू $32 बिलियन फ्रॉम $29.8 बिलियन, यानी कि थोड़ी सी ग्रोथ हुई है इसमें। ठीक है, रिकवर हो गई इन अक्टूबर। इट इज स्टिल, लेकिन अभी भी, स्टिल मतलब अभी भी, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही उल्लेखनीय ढंग से जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, बिलो द $39 बिलियन, जो कि थोड़ी अभी क्या है $39 बिलियन की, ठीक है, बिलो है। एवरेज बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर के अगर एवरेज निकालें तो $39 बिलियन की क्या है, वो अभी थोड़ी सी बिलो है उसके नीचे, और थोड़ा सा रिकवर होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ेगी तो रिकवर हो जाएगा, डिमांड घटेगी तो नहीं हो पाएगा। इंपोर्ट्स ग्रोथ मॉडरेट टू 5.4% विद द वैल्यू ऑफ शिपमेंट स्लिपिंग $55.9 billion, a level last seen February 2022, which was followed by the 7 month of import bills around $60 billion। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ समझना कोशिश करना, इंपोर्ट्स मतलब जिसको हम खरीदते हैं चीज़ें। ठीक है, इंपोर्ट ग्रोथ जो है मॉडरेट रही, कितनी 5.4% विद अ वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू शिपमेंट, ठीक है, स्लिपिंग मतलब चेंज होना या कमी, नीचे गिरना। ठीक है, कितनी 5.4% की थोड़ी सी मॉडरेट रही, गिरावट हुई इंपोर्ट में, मतलब सामान हमने कम खरीदा। ठीक है, जिसकी कीमत लगभग कितनी थी, $55.9 बिलियन। आ लेवल, एक लेवल की बात करें, लास्ट सीन जो पिछली बार देखा गया है फरवरी के महीने में 2022 में, विच वॉज फॉलोड बाई 7 मंथ, जो कि 7 महीने का बाद। अब आइए क्या, मंथ ऑफ इंपोर्ट बिल ऑफ अराउंड 60 बिलियन। ठीक है, जो लेवल था वो कितना था, अराउंड, देखिए विच वॉज फॉलोड, जिसने लगभग उसको, जिसके 7 महीने बाद हम बात करें 7 मंथ। ठीक है, इंपोर्ट बिल अराउंड अभी कितना है, $60 बिलियन है, पहले कितना था, 55.9 बिलियन। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ आई। अब ये देखिए, द मर्चेंडाइज ट्रेड यानी बिजनेस, सिंपल सी इसकी अगर मैं बात करूं, बिजनेस की बात हो रही है जो विदेश के लिए करते हैं। डिफिसिट मतलब कमी होना, ईच मतलब थोड़ा नॉर्मल तरीके से, बिलो मतलब कम, $25 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 मंथ, यानी 5 महीने में पहली बार लगभग जो डिफिसिट, घाटा है, डिफिसिट का मतलब घाटा, ईच मतलब थोड़ा कम हुआ है, कितना 25 बिलियन का, पहली बार 5 महीने में थोड़ा कम हुआ है ना। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर से चीज़ें, तो पैसा पे करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट हम कम कर पाते हैं तो पैसा हमारे पास कम आएगा। ऐसा नहीं है कि जितने का इंपोर्ट कर दिया उतने का एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कर लें तो हमारी जो इकोनॉमी है ना बहुत बूस्ट जल्दी कर जाएगी, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी मंगानी पड़ती हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफिसिट रहता है। The easing of some commodity prices may help curb the import bill and deficit some extent, but this could cut both ways as the value of some export that boom because of global price trends earlier will also decline। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए,
ईजिंग का मतलब नॉर्मल होना ऑफ सम कॉमोडिटीज प्राइसेस, यानी कि कुछ कॉमोडिटी यानी वस्तुएं का प्राइस जो है वो कैसे हो जाएंगे, थोड़े से नॉर्मल होंगे। मे हेल्प जो कि मदद कर सकते हैं कर मतलब कंट्रोल करने में। इम्पोर्ट बिल जो इम्पोर्ट बिल जैसे हम चीज़ें खरीदते हैं, पैसा हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है, बिल ज़्यादा आता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कर मतलब थोड़ी सी प्रतिबंध लग जाएगा, थोड़ी कटौती होगी किस चीज़ में, इम्पोर्ट बिल में, ठीक है। एंड डिफिसिट मतलब घाटा टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कुछ और जो है वो कम होगा, ठीक है, घाटा इस तरह से कम हो जाएगा। लेकिन दिस कुड कट बोथ वेज, लेकिन ये दोनों तरीके से कटेगा। एज द वैल्यू ऑफ सम एक्सपोर्ट, जो वैल्यू हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डेट बूम्ड वो बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि ऑफ ग्लोबल प्राइस ट्रेंड अर्लियर, क्योंकि ग्लोबल जो दुनिया भर के जो प्राइस हैं, ठीक है, दुनिया के वो ट्रेंड में है, ठीक है। बिल आल्सो डिक्लाइन, जिससे कि क्या होगा, जो हमारा डिफिसिट है, क्या घाटा इंपोर्ट, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे और हम खरीदेंगे कम, प्राइस हमें ज़्यादा मिलेंगे, इससे हमारा घाटा क्या होगा, कम होगा, डिक्लाइन आएगी उसमें, ठीक है। अभी सेंटेंस हो गया समथिंग रॉन्ग, ठीक है, अभी ये सेंटेंस हो गया हमारा ओवर। अब आगे देखिए, ए पार्ट ऑफ द इम्पोर्ट बिल डिप was triggered by lower non-cargo signaling slowing domestic demand but non-oil exports performance is a greater worry। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ देखने की कोशिश करना, ठीक है। ए पार्ट ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब जिसको हम खरीदते हैं, बिल डिप क्या होगा, डिप होगा, कमी आएगी। वॉज ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब शुरुआत तो हो गई है कि हम चीज़ें इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, बिल उसमें कम आ रहा है। बाय लोअरिंग नॉन ऑयल कार्गो, कि जो चीज़ें ऑयल से संबंधित नहीं है, क्योंकि ऑयल भी तो हम बाहर से ही खरीदते हैं, ठीक है। ऑयल नॉन ऑयल कार्गो, कार्गो का मतलब होता है किसी चीज़ को जहाज में लादना, ठीक है, कॉमोडिटीज़। तो ये क्या कहना है, अ पार्ट ऑफ इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट के हिस्से की मैं बात करूँ, इम्पोर्ट के हिस्से की बिल की बात करूँ, डिप मतलब कमी होगी, वॉज ट्रिगर्ड जो कि शुरुआत हो गई थी, ठीक है, बाय लोअरिंग नॉन कार्गो नॉन ऑयल कार्गो, ठीक है, जो ऑयल चीज़ें नहीं है, ऑयल से अलावा भी चीज़ें हैं जिसमें क्या है हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं। सिग्नलिंग, ये हमें संदेश देता है। स्लोइंग डोमेस्टिक डिमांड, ये हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड यानी जो हमारे देश की डिमांड है वो थोड़ी कमी आई है, तभी तो हम चीज़ें कम खरीद रहे हैं। लेकिन नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, ठीक है, जो बिना तेल वाली वस्तुएं हैं, यानी कि अलग तेल के अलावा, ठीक है, क्रूड ऑयल के अलावा हम चीज़ें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें। परफॉर्मेंस इज आ ग्रेट वरी, तो वो हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हम बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें बड़ा चिंतित वाली बात है, बहुत ही चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो परफॉर्मेंस वर्ब हो गई, वो सॉरी सब्जेक्ट हो गया, तो इज आपका क्या होगा, सिंपल टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल टेंस, ठीक है। अब ये पैसे में बना हुआ है क्योंकि अ पार्ट ऑफ इम्पोर्ट बिल, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, बिल डिप यहाँ तक, ठीक है। वॉज ट्रिगर्ड, वॉज अब ठीक है हेल्पिंग वर्ब है, और ट्रिगर्ड क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गई, सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे, ठीक है। ये इस तरह से मैं आपको एक काम और किया करूँगा, डेली के बेसिस पे मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक आरसी दूँ सॉल्व करने के लिए, जिससे कि क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से उसे जब करेंगे ना तो हैबिट में आ जाएगा, और पेपर टाइम में विद इन टाइम 2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, 2.5 मिनट में कर पाएंगे। देयर मतलब उनका शेयर जो है एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज बीन श्रिंकिंग सिंस जून विद द contraction accelerating for many sectors from September to November. Engineering goods that drove much of India's record $422 billion goods export in 2001-22 contracted 11.3%, while the textile fell as steeper 25%. अब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है कि देयर शेयर उनका जो हिस्सा है एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हैज बीन श्रिंकिंग, क्या हो गया है,
ठीक है, जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं नॉन ऑयल वाली चीज़ें, ठीक है, वो कैसी श्रिंक मतलब सिकुड़ गई है, कम हो गई है। कब से? सिंस जून, यानी कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जून से, उसमें ग्रोथ नहीं है। विद द कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसमें क्या हुई है, सिकुड़न आ गई है, कमी आ गई है, क्या एक्सेलरेटिंग बढ़ने में फॉर मैनी सेक्टर्स फ्रॉम सितंबर। अगर मैं बात करूं सितंबर से, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। 2 नवंबर तक तो ऐसे ही रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स की बात करूं, जो इंजीनियरिंग के सामान रहता है, डेट ड्रू मच ऑफ इंडियाज रिकॉर्ड, जिसने इंडिया का रिकॉर्ड बनाया 422 बिलियन डॉलर गुड्स एक्सपोर्ट 2021 में, कॉन्ट्रैक्टेड 11.3% वाइल, जिसमें कमी आ गई, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कमी आ गई, अब वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कितने की? 11.3%। वाइल टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल से संबंधित चीज़ें, फैल मतलब नीचे गिरावट आई है, स्टीपर मतलब बहुत तेजी से, कितने की? 25% की। जबकि जो हमारा इंजीनियरिंग गुड्स है उसमें कितनी कमी आई? 11.33 की। उसकी वैल्यू 2021-22 में 422, ठीक है, बिलियन डॉलर की थी इसकी कॉस्ट। इसमें क्या अब गिरावट आती जा रही है, टेक्सटाइल में तो सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, ठीक है, क्लियर। अब सेंटेंस हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है, दिसंबर पेंडिंग फेस्टिवल ऑर्डर में स्टिल लेफ्ट एक्सपोर्ट नंबर्स month on month, but the onset of 2023 the would spell greater pressure for India's trade story with key market heading into a recession। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ। अब यहाँ ध्यान से समझना कि दिसंबर पेंडिंग, कि दिसंबर के जो पेंडिंग फेस्टिवल मतलब आने वाले फेस्टिवल है, पेंडिंग का मतलब यहाँ पे आने वाले से है, ठीक है। ऑर्डर में स्टिल लिफ्ट एक्सपोर्ट नंबर, इसमें क्या होगा कि फेस्टिवल आने वाले हैं। देखो ये कहना चाह रहा है कि दिसंबर के जो आने वाले, दिसंबर में आने वाले फेस्टिवल्स हैं, जैसे नई साल पे, नई साल ऐसा थोड़ी कि हमारे यहाँ पे दुनिया में हम ही मनाते हो, ठीक है, तो ये तो पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इससे होगा क्या, में स्टिल अभी भी लिफ्ट मतलब उठा सकता है एक्सपोर्ट नंबर, कि जो अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें इंक्रीज आ सकता है मंथ ऑन मंथ, यानी कि महीने दर महीने जो अभी फेस्टिवल हैं उसमें हमारी थोड़ी सी जो हम एक्सपोर्ट करते चीज़ें उसमें इंक्रीज आ सकता है, ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो सकता है। लेकिन द ऑनसेट मतलब प्रारंभ ऑफ 2023 वुड स्पेल ग्रेटर प्रेशर, स्पेल मतलब यहाँ पे लगाएगा, प्रेशर मतलब दबाव, फॉर इंडियाज ट्रेड स्टोरी, कि इंडिया की अभी जो चल रहा है प्रोसेस, ठीक है, तो उस पर प्रेशर बढ़ने वाला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करें, एक्सपोर्ट करें, विद की मार्केट हीडिंग इनटू द रिसेशन। लेकिन ध्यान इस बात की देनी है कि मार्केट अभी रिसेशन चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, रिसेशन, इसलिए इंडिया पर भी प्रेशर इस बात का होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेच पाएँ बाहर के लिए, इससे कि हमारी इनकम हो पाए, ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। हैविंग ग्रोन 11.1% इन द फर्स्ट 8 months ऑफ 2022 और 23, गुड्स एक्सपोर्ट कुड स्टिल फॉल 2.3 ओवर द फुल ईयर। आ केयर रेटिंग रिसर्च पेपर क्वेश्चन ऑन ट्यूसडे, यानी कि यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, कि हैविंग ग्रोन बढ़ने के बाद 11.1% इन द फर्स्ट 8 months, अगर शुरुआत के पहले 8 महीने में 2022-23 में क्या हुई, ग्रोथ हुई। गुड्स एक्सपोर्ट जो गुड्स का यानी सामान का एक्सपोर्ट था, कुड स्टिल फॉल, लेकिन अभी भी क्या है, ग्रोथ होने के बाद भी 2.3% की फुल ईयर पे अगर लेवल पे देखें तो वो जितना एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए उसमें भी अभी कमी है। भले शुरुआत के 8 महीने में एकदम से ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट में, कितने की, 11.1% की, लेकिन ओवरऑल अगर साल का देखें तो अभी भी उसमें 2.3% की कमी है। एक केयर रेटिंग रिसर्च पेपर जो है उसने सतर्क किया, क्वेश्चन ऑन ट्यूसडे, ठीक है, रिसर्च पेपर, केयर रेटिंग रिसर्च पेपर सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन इसकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये आपका ये पास्ट पार्टिसिपल में बना हुआ है, ठीक है। ग्रोन हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुड्स एक्सपोर्ट ये मॉडल में बना हुआ है, ठीक है। और कुड स्टिल, कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, देखो फॉल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे मूव करते हैं। अब देखिए, वाइल द वर्ल्ड, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ग्लोबल गुड्स ट्रेड टू ग्रो जस्ट 1%
2023 केयर रेकन्स इंडिया द एक्सपोर्ट में राइज आ मीग्र 1.5% इन 2023-24। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। अब यहाँ देखना जबकि, देखो वाइल जो लगता है, दो सेंटेंस जब एक साथ काम कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा बताया जाता है कि पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस में लगभग एक जैसा काम चल रहा है एक ही समय का, तब हम दोनों को जोड़ने के लिए वाइल का यूज करते हैं। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उम्मीद करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है इसलिए वो भी सिंगुलर आ गई। ग्लोबल किसका? ग्लोबल गुड्स ट्रेड का उम्मीद करता है कि दुनिया में जो बिजनेस चल रहा है टू ग्रो जस्ट 1% 2023, कि 2023 में जस्ट उसकी जो इंक्रीजमेंट होगा या ग्रोथ होगी वो कितनी होगी? 1% की होगी। केयर रेकन्स, केयर जो अनुमान लगाता है, ठीक है, जो कि एक एजेंसी है। इंडियाज एक्सपोर्ट में, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है संभावना है बढ़ने की, मीग्र मतलब बहुत थोड़ा सा अल्प, कितना? 1.5% इन 2022 और 23-24 में, ठीक है। 23-24 में क्या है? मात्र 1.5% एक्सपोर्ट चीज़ें हम एक्सपोर्ट में ग्रोथ कर पाएंगे 2023 में और 24 में, तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हो सकता था कि हम ज़्यादा ग्रोथ करते, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड रिमिटेंस इनफ्लो में cushion India's current account deficit from the goods trade imbalance and restrict the economy's external vulnerability, but the policy maker need to focus on ensuring a soft landing for factories in export intensive sectors that are also massive employers so that the global gloom does not hit the domestic sentiments। क्या बात है भाई, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ फिनिश हुआ, गजब का सेंटेंस है। अब देखना इसमें कई सारे क्लॉज हैं, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना आप। अब यहाँ से देखिए आप कि सर्विसेज जो सेवाएं हैं एक्सपोर्ट बाहर भेजने की, एंड रिमिटेंस, उसकी रिमिटेंस का मतलब पैसा मिलता है उसके एवज में, इनफ्लो में कुशन कि जो पैसा मिल रहा है, कुशन का मतलब बढ़िया कर सकता है इंडियाज करंट अकाउंट डिफिसिट, जो क्या कहते हैं करंट अकाउंट का जो घाटा है उसको सुधार सकता है, वो कम हो सकता है घाटा, फ्रॉम गुड्स ट्रेड इम्बैलेंस, कि हम चीज़ें कम खरीद रहे हैं, भेज ज़्यादा रहे हैं, इससे इम्बैलेंस से, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द इकोनॉमी एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी, इससे क्या होगा? थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट का मतलब प्रतिबंध होना, इकोनॉमी के एक्सटर्नल वर्नेबिलिटी, जो बाहर से घातक चीज़ें होती हैं, जो नुकसानदायक होती हैं, जैसे कि हम चीज़ें खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से क्या होने वाला है? नुकसान होता है देश के लिए। तो उससे क्या होता है, अगर उसमें थोड़ी सी प्रतिबंध लग जाए, थोड़ी सी रुकावट आ जाए, सिंपल सी बात कहें तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, जो हमारा घाटा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर हैं, नीड मतलब ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिसी मेकर सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। टू फोकस, ध्यान देने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। एंश्योरिंग, सुनिश्चित करने की जरूरत है। आ सॉफ्ट लैंडिंग फॉर फैक्ट्रीज, कि सॉफ्ट लैंडिंग हो फैक्ट्रीज की, एक्सपोर्ट इंटेंसिव सेक्टर, जो कि फैक्ट्री में कुछ ऐसा सामान होता है जो बाहर भेजा जाता है, उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा कर पाएँ, ठीक है। डेट आर आल्सो मैसिव एम्प्लॉयर, जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर, ठीक है, लगे होते हैं, काम करने वाले लोग लगे होते हैं, जिन्हें नियुक्ता करते कि फैक्ट्री जो है उन्हें जॉब देती है। सो डैट द ग्लोबल ग्लूम, जो ग्लोबल का ग्लूम है, डज नॉट हिट द डोमेस्टिक सेंटिमेंट, भले ही क्या कहते हैं, जो देखो फैक्ट्री चारों तरफ है, देश विदेशों में भी है, यहाँ भी है, वही लोग काम करते हैं, चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं और बाहर जाता है विदेशों में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी नीति होनी चाहिए, जो पॉलिसी मेकर है इस तरह से बनाएं कि इनकी सॉफ्ट लैंडिंग हो फैक्ट्री में, कि फैक्ट्री पे जल्दी असर प्रभाव पड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि गलत प्रभाव पड़ जाए और अच्छा ऐसा प्रभाव पड़े, ठीक है, जिससे कि उनके सेंटिमेंट्स हैं वो बरकरार रहें, उन्हें वो भी पैसा कमा पाएँ और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इन द रिसेंट वीक, अगर हाल फिलहाल के अभी वीक में देखें, गवर्नमेंट बिलिटली स्क्रैप्ड export duty on steel and iron ore that was hurting the engineering exports too, and brought them under tax refund scheme with thus far excluding sector like drugs and chemical। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ। क्या कहना चाह रहा है? इन रिसेंट वीक, हाल फिलहाल के सप्ताहों में देखा जाए कि गवर्नमेंट ने बिलिटली,
ठीक है, ये वर्ब है, बिलेटली एडवर्ब है, क्योंकि इसे क्वालिफाई कर रहा है, एल वाई लगाया। जनरली एल वाई वाले आपके एडवर्ब होते हैं। कि लेटली, बिलेटली मतलब देर में, स्क्रैप मतलब निकाल दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, ये निकाल दी, ऑन स्टील पर और आयरन ओर पर। ओर का मतलब अयस्क, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं। डेट वॉज हर्टिंग, ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर, ठीक है। एंड ब्रॉट देम, उनको लेके आया किसमें, अंडर टैक्स रिफंड स्कीम के अंतर्गत लेके आए। जो आपकी ड्यूटी लगी हुई थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको हटा दिया और टैक्स रिफंड की स्कीम में लेके आए। दस फार एक्सक्लूडिंग, अब तक, सेक्टर्स लाइक ड्रग एंड केमिकल, ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, बाहर है इनसे, ठीक है। अब तक क्या है, ठीक है। 10 फार का मतलब होगा अब तक, एक्सक्लूडेड का मतलब जिसे हम बाहर निकाल दिया। सेक्टर ऐसे क्षेत्र लाइक आ ड्रग एंड केमिकल जो एक्सपोर्ट ड्यूटी से इन पे नहीं है, ठीक है। इससे बाद में टैक्स रिफंड ड्यूटी लेके उसके अंतर्गत लेके आए, टैक्स रिफंड स्कीम के अंतर्गत लेके आए हैं। इससे कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो एक्सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों का नुकसान होने वाला है। आगे देखिए, कीपिंग एन आई ऑन मार्केट realities to respond deftly to emerging the challenges is vital for Indian exporters to sustain through the coming turmoil and perhaps even expand their share in global trade pie। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कीपिंग एन ऑन आई, नज़र रखनी है मार्केट पर, रियलिटी पे, मार्केट की रियलिटी पे, टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, जिससे कि रिस्पॉन्ड कर पाएँ डेफ्टली मतलब चतुराई से, टू इमर्जिंग चैलेंजेस, जो चैलेंज उभर रहे हैं उनका हम सामना कर पाएँ बड़ी चालाकी से या चतुराई से। इज, ठीक है, वाइटल का मतलब मुख्य, फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं, निर्याता हैं, ठीक है। टू सस्टेन थ्रू, इस चीज़ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, सस्टेन का मतलब उसमें क्या कर पाएँ, अपने आप को कायम रख पाएँ, ठीक है। द कमिंग टर्मोइल, जो आने वाले उथल पुथल चीज़ें हैं, ठीक है। एंड परहैप्स, उसमें जितनी भी उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक, कभी रिसेशन, कभी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है, या डिमांड बदल जाती है, तो उसमें हम जो है अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ। इवन एक्सपेंड देयर शेयर, और अपना शेयर जो है, हिस्सा जो है ग्लोबल ट्रेड पाई, ठीक है, उसमें क्या कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। कैसे, दूसरा आ गया, ठीक है, मैं इसे रैप कर देता हूँ, अब आप अच्छे से समझना, ठीक है। न्यू सेंटेंस, वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है एंड चाइना स देयर शेयर राइज इवन, ठीक है। इन लोगों ने क्या देखा है, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश एंड चाइना सा मतलब देखा है, देयर शेयर, उनका अपना शेयर, राइज मतलब उठता हुआ, इवन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इटसेल्फ स्लोड इन द ईयर बिफोर कोविड-19, बिफोर कोविड-19 से पहले क्या था, इनका शेयर बढ़ा, ठीक है। व्हेन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ इटसेल्फ स्लो, लेकिन बाहरी जो ग्लोबल का ट्रेड था वो स्लो डाउन था, लेकिन इनका ग्रोथ बढ़ रहा था फिर भी, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी कुछ ऐसी बनाई और काम ऐसे किया जिससे कि इनकी ग्रोथ जो थी, एक्सपोर्ट जो था वो बढ़ रहा था। इंडिया को भी शुड एस्पायर, ठीक है, एस्पायर इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम बीवरिंग स्टॉर्म, कि ये क्या कहना चाह रहा है कि इंडिया को भी शुड, यानी इंडिया शुड एस्पायर, इसकी चेष्टा रखनी चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए, टू इमर्ज मतलब बढ़ने की, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूती से, फ्रॉम ब्रूइंग स्टॉर्म, जो तूफान चल रहे हैं अभी, ठीक है। कभी उथल पुथल हो रहा है, कभी चीज़ें बढ़ जाती हैं, कभी घट जाती हैं, एक्सपोर्ट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज नहीं पहुंच रहा है, जिससे कि हमारे करंट अकाउंट का डिफिसिट है वो क्या हो, बैलेंस हो पाए, ठीक है। इस चीज़ को हमें मेंटेन करना है। इंडिया को भी इस तरह का एस्पायर होना चाहिए, जैसे कि कंबोडिया है, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये देखते हैं अपनी ग्रोथ, वैसे जैसे चाइना देखता है वैसे हमें भी देखनी है, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल आज का। आई होप सो ये एडिटोरियल जो है आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बस एक लाइक, ठीक है, अच्छी लगी वीडियो तो, और एक दोस्त को शेयर कर देना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाके दीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, और ठीक है, कुछ बेहतरीन चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।